हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होती है, एक्टिविटी रेशियोज में क्या क्या कंसिडर्ड किया जाएगा, कितने टाइप के एक्टिविटी रेशियोज होती हैं, किस में से कंसिडर्ड किया जाता है, ये सब जानने वाले हैं। आज हम इसके सारे फार्मूले और सारे नोट्स बनाने वाले हैं कि एक्टिविटी रेशियोज के फार्मूलेज या इक्वेशंस कैसे डेवलप होती हैं, ये हम सब जानेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक प्रीवियस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की, जिसमें जितना आप वॉच कर पाते हैं, आधे घंटे का या 45 मिनट्स का या फिर 25 मिनट्स का जो लेक्चर होगा वो बनाकर मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो रेडी। तो फर्स्ट हम जानते हैं एक्टिविटी रेशियो। और भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा समझ आ रहा है, तो हमें पता लगता है हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, और आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पता लगती है भाई आपके मार्क्स से। तो एक्टिविटी रेशियोज में सबसे पहले जानते हैं व्हाट मीन बाय द एक्टिविटी। एक्टिविटी है क्या? एक्टिविटी माने परचेज एंड सेल। भाई बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है, ये यही दो एक्टिविटी तो होती है। फर्म क्या करती है? गुड्स को खरीदती है और गुड्स को बेचती है। मैंने गुड्स को खरीदा, मैंने गुड्स को बेचा। तो भैया जो खरीदना और बेचना है, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कहां से सर, ये कहां से आ गया? अरे भाई सबको पता है परचेज एंड सेल्स कहां जाता है। परचेजेस एंड सेल्स, दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे एक बात और पता लगी कि परचेज और सेल ने पता किसे जन्म दे दिया? सर परचेज ने स्टॉक को जन्म दे दिया, माने इन्वेंट्री को जन्म दे दिया। सेल्स ने डेटर को जन्म दे दिया, बिल्स रिसीवेबल को जन्म दे दिया। सर परचेज ने क्रेडिटर को भी जन्म दे दिया, अगर उधार माल खरीदा। बिल्स पेबल को जन्म दे दिया। इन दौरान कैश भी आ गया, कैश का लेन देन भी हुआ। तो मुझे सीधी सीधी भाषा में एक बात समझ आई कि परचेज एंड सेल्स तो चला गया स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर अपने पीछे कुछ बातें छोड़ गया जो बैलेंस शीट में जाती हैं। क्या जाता है भाई बैलेंस शीट में? क्रेडिटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश, ऑल दिस आर द एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और है क्या ये? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो मुझे पता लगा कि एक्टिविटी रेशियोज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी किसका? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब एक्टिविटी रेशियो निकालने वाले भी हम लोग क्या है? इन्हीं आइटम्स का यूज करके, मतलब कि करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ परचेज एंड सेल्स, यही हमारा टॉपिक है। तो कहने का मतलब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का क्या रिलेशन है परचेज के साथ, क्या रिलेशन है सेल्स के साथ, यही एक्टिविटी रेशियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई क्या क्या निकल कर आ गया इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्टिविटी रेशियो से निकल कर आ गया मेरे पास इन्वेंट्री, क्योंकि परचेज एंड सेल ने किसको जन्म दे दिया? सर परचेज एंड सेल ने माल खरीदा तो स्टॉक आ गया, माल बेचा तो वह गुड्स चली गई। तो दोनों के रिजल्टेंट पे मेरे पास स्टॉक कहलाता है, होता गुड्स ही है भाई। गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, तो जो बाद में बच गया एंड ऑफ द ईयर उसे इन्वेंट्री कह देते या स्टॉक बोल देते हैं। तो वो कई बार बोल देगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या कई बार बोल दे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो नाराज मत हो जाना, दोनों का एक ही मतलब है। और टर्नओवर किसे कहा गया अभी हम जानेंगे भाई एक एक करके। तो एक रेशियो निकल कर आ गई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज को टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं भाई। मैं एक्टिविटी रेशियो कहूं या मैं टर्नओवर रेशियो कहूं, एक ही बात है। तो और क्या निकल कर आया था सर? सर डेटर भी निकल कर आए थे, तो बीआर भी निकल कर आए थे। दोनों को क्या कहा जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एक और क्या निकल कर आ गया भाई?
ट्रेड पेएबल है ना, क्रेडिटर निकल कर आए थे तो एक रेशियो निकल कर आ गई ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। सर ये टर्नओवर क्या है? टर्नओवर हमेशा अलग अलग कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है ना। अभी सबका मीनिंग बताने वाला हूं कि टर्नओवर का कंटेक्स्ट क्या है यहां पर। और करंट एसेट करंट लायबिलिटीज निकल कर आए थे तो भैया करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के साथ तो बहुत खेल लिए हम लिक्विडिटी रेशियो में। तो यहां पर दोनों का कंक्लूजन नेट, जिसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल। तो एक रेशियो निकल कर आ गई। तो यहां पर हमने क्या क्या रिलेशन में ले लिया? हमने देखा कि भाई क्रेडिटर बीपी का टर्नओवर के साथ क्या संबंध है, डेटर और बीआर का क्या संबंध है, इन्वेंट्री का क्या रिलेशन है, और दोनों का नेट रिजल्ट आ गया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कंक्लूजन निकल कर आया वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का क्या रिलेशन है? तो वन बाय वन करके हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो मुझे पता लगा एक्टिविटी रेशियो इट मींस टू से द एक्शंस ऑफ द बिजनेस। एक्शंस ऑफ द बिजनेस आर व्हाट? परचेज एंड सेल। एंड द रिजल्टेंट ऑफ द परचेज एंड सेल मेरे पास निकल कर आया करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। उन्हीं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का क्या रिलेशन है हमारे परचेज एंड सेल? परचेज एंड सेल टर्नओवर को ही कहा जाता है भाई। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने बताया अभी आपको बताने वाला हूं। एक्टिविटी रेशियो को ही टर्नओवर रेशियो कह दिया। टर्नओवर रेशियो सारी कैसे प्रेजेंट की जाती है? टाइम्स में, 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम। तो सभी टर्नओवर रेशियो को हम टाइम में दिखाएंगे। तो पहला रेशियो हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैंने आपको बताया है कि भाई इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह दे तो भी नाराज मत हो जाना। तो देखिए क्या है इक्वेशन, यहां पर इन्वेंट्री और टर्नओवर का क्या संबंध है? हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और नाम है कॉस्ट ऑफ, आजकल ये लिखता है किताबों में तो एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोला उसने, बोला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी कहा गया है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले तो मैंने जान लिया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, जिसे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना लिखा हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हो तो नाराज मत हो जाना कि भैया ऐसा क्यों लिख दिया है। एक ही बात है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, द सेम थिंग इज। तो नोट्स बनाते हैं। नोट नंबर 1 निकल कर आ गया मेरे पास। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक ऐसी टर्नओवर रेशियो है जो बाकी सब एक्टिविटी रेशियोज को कवर करती है। जाने अनजाने में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को भी कवर कर लेगी। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का भी कुछ ना कुछ पोर्शन आ जाएगा। भी आपको समझ आएगा जब आप ये क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा फिर आपको और क्लैरिटी आएगी कि ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है ना। अभी सिर्फ इक्वेशन समझा रहा हूं आपको ना, पहले सीख लीजिए। नोट्स बहुत जरूरी है। नोट्स अगर आपके दिमाग में रह गए तो आप क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमारी रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो भाई। एग्जाम में तो आती ही आती है, मतलब 10 में से 7 टाइम आपको ये वाली रेशियो देखने को मिलती है, क्योंकि यही एक ऐसी रेशियो है जाने अनजाने में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ भी इसका टच है, टच में करती है ये वाली रेशियो। ठीक है, तो नोट नंबर 1, इसलिए इसको ध्यान समझना भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक, जिसे आप बोलते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री एक ही बात है, स्टॉक को आप इन्वेंट्री वर्ड के साथ रिप्लेस कर लें फिलहाल के लिए। ओपनिंग स्टॉक, वैसे इन्वेंट्री सभी को पता है, पिछले लेक्चर में बताया गया है कि इन्वेंट्री थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। रॉ मटेरियल भी आ जाता है, फिनिश गुड्स भी आ जाते हैं इसमें, और वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाता है। मतलब कि है स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
इक्वेशंस नोट्स बनाते जाएं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है जिसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं दिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई बार ये वाली इक्वेशन नहीं दी होती है हमारे पास, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स का एक और नाम बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स का एक नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होता है और सेल्स रिटर्न भी दे देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। मेरे प्यारे लाल, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि साउ जट ये बिल्कुल याद रखना कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये ऑलरेडी ही नेट सेल होता है, मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न पहले से माइनस हो रखी है, तो अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो नेट सेल्स बोलूं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही बात है, माइनस क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न। ओ सॉरी, देखा मैंने भी गलती कर दी, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स में से क्या माइनस कर दे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो पहला नोट बन के तैयार हो गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जा सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए पहली इक्वेशन है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। और दूसरा इक्वेशन क्या है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एक ही वाली इक्वेशन। अब नंबर 2 हमारे पास, अगला नोट बनाते हैं हम, कॉक्स के ऊपर बना लिया पहला नोट। दूसरा नोट निकल कर आ गया एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री किसे कहा गया है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री माने ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एक यहां पर बहुत सुंदर सा नोट है, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, नोट्स बनाते जाएं, इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, और या फिर और दिस इज नॉट कैलकुलेबल, दिस इज नॉट कैलकुलेबल विद गिवन इंफॉर्मेशन, और ना ही इसे कैलकुलेट किया जा सकता है गिवन इंफॉर्मेशन के साथ। ना तो क्वेश्चन में दी है, ना ही मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूं गिवन इंफॉर्मेशन के साथ। तो होगा क्या, अगर ऐसा नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, तो बात बिल्कुल याद रखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री ही, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री will be considered as एवरेज इन्वेंट्री। बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, मैंने ये नोट तो लिखवा दिया, नोट समझ आ गया कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ही एवरेज हो जाएगा, बच्चे उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। भाई 2 से डिवाइड नहीं करना है, 2 से तो 2 फिगर होती तो ही डिवाइड करोगे ना। हम मीन का फार्मूला लगा रहे हैं, तो मीन क्या कहता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन को ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया। तो भाई जब मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री लिया ही नहीं है, ये है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सिर्फ मैंने ये बोला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 2 फिगर थी इसलिए 2 से डिवाइड किया था, ऊपर 2 फिगर थी इसलिए 2 से डिवाइड किया था। बात समझ गए। जब ये है ही नहीं तो याद रखना सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री ही इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लीजिए भाई, पॉज करके दोबारा से बना लीजिए, चाहे नहीं बनाए हैं तो। अगला रेशियो है मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
मैं कहता हूं क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स, मैं कह देता हूं क्रेडिट सेल, ठीक है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगली इक्वेशन है मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जगह कई बार अगर एग्जाम में आपको डेटर टर्नओवर रेशियो लिखकर दे दे, डेटर टर्नओवर रेशियो लिखकर दे दे तो नाराज मत हो जाना। डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कई बार एक ही कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का भी दूसरा नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कह सकते हो लाल गोपाल? क्रेडिट सेल को भी हम कई बार क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने सेल, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये किसका नाम है? सेल का। क्रेडिट बोल दिया तो क्रेडिट सेल हो गया ना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है। तो हम बात करते हैं पर एक क्रेडिट सेल की, तो बचपन से करते आ रहे हैं आप लोग। पहला नोट निकल कर आ गया कि भाई जो मेरे पास नेट सेल होती है, नेट सेल माने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल इक्वल टू क्या होगा? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को जोड़ दिया जाए, इट ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? नेट सेल। ये किसका फार्मूला बन जाएगा भाई? टोटल सेल का फार्मूला बन जाएगा क्या? सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। कहीं कंफ्यूज ना हो तो आप इसको सेल लिख लीजिए। सेल इक्वल टू व्हाट? कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है भाई? टोटल सेल बन जाता है। और सेल सभी को निकालना आता होगा जाने अनजाने में। अगर आपको याद हो, अभी आप एक इक्वेशन लेकर हटे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला था? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला था, अभी आपने जब लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला लिखा यहां पर? सर सेल में से जीपी माइनस कर दिया, तो जीपी बराबर में चला जाए, अगर ये जीपी बराबर में चला जाए तो कौन सी इक्वेशन बन गई? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर में जीपी चला गया, प्लस हो गया जीपी, तो इक्विवेलेंट टू क्या बन गया? सेल्स बन गया। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि भाई आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक ऐसी इक्वेशन है, तो सेल्स का एक और फॉर्मूला क्या बन गया? सेल्स का एक और फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा अगले लेक्चर में, क्लैरिटीज आती जाएंगी। दूसरा नोट क्या है मेरे पास? पहला नोट तो हो गया कि क्रेडिट सेल नहीं सीधा दिया हो तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, और सेल नहीं दी हो तो सेल हमारी निकाली जा सकती है। फिर है हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा मेरे पास? ओपनिंग डेटर एंड बीआर। मतलब जो मेरे पास ओपनिंग डेटर दिए हुए हैं एंड बीआर दिए हुए हैं, सभी को पता होना चाहिए। यहां पर चलो मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख दूं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, टीआर माने ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब यहां हम बात कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल को। ट्रेड रिसीवेबल किसे कहा गया है? ट्रेड रिसीवेबल कहा गया है यहां पर डेटर्स को एंड बीआर को। तो मतलब ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बीआर अपॉन 2। तो सेम नोट यहां भी बन जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ, बिल्कुल इन द एब्सेंस ऑफ information about opening ट्रेड रिसीवेबल। अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ना हो और ना ही इसे क्वेश्चन में कैलकुलेट किया जा सकता हो तो सर अभी आपने बताया क्लोजिंग, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट में, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वलेंट टू एवरेज, इसी को हम एवरेज मान लेंगे। अगर मेरे पास ओपनिंग नहीं है क्वेश्चन में तो क्लोजिंग विल बी दी एवरेज रिसीवेबल। तो अभी और आगे बढ़ते हैं।
कई बार ट्रेड रिसीवेबल रेशियो से रिलेटेड एक पॉइंट और पूछ लेता है। ये तो मुझे ये पता लग गया कि हमने क्या निकाल लिया कि जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकाली मैंने कि कितना टाइम ऑफ माय डेटर इक्वल टू द क्रेडिट सेल, कितना गुना मैंने बोला डेटर 10,000 है और 5 टाइम रेशियो है, तो मतलब 5 टाइम इज माय क्रेडिट सेल। तो यहां पर वो कई बार पूछ लेता है डेटर से कितने टाइम में पैसे रिकवर हो रहे हैं, जिसे बोल देते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का ही एक छोटा सा अलग से पार्ट है, तो नोट में लिखवाता हूं इसलिए मैं हमेशा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इट मीन्स टू से in how many days, in how many months we are recovering the पैसा from the debtor, हम कितने टाइम में डेटर एंड BR से पैसा रिकवर कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, डेज में निकालना है तो 365 डेज, मंथ्स में निकालना है तो 12 मंथ्स, अपॉन अभी हम निकाल कर हटे हैं ट्रेड रिसीवेबल या डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं इसे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर भाई क्वेश्चन में 365 डेज की जगह 360 दिन लिख दे तो लड़ाई मत करना बैठना उससे, आप झगड़ पड़ते हो सर 360 लिखा है, मेरे टीचर ने तो 365 दिन लिखवाए थे तो मैं तो 365 लूँ। भाई क्वेश्चन में अगर 360 दिन दे दिए तो वो आपको कहना चाहता है कि अज्यूम 360 डेज इन, सर वो कैसे 365 दिन होते हैं? अरे भाई 360 दिन अज्यूम करने के लिए ही तो कह रहा है, तो अज्यूम करने के लिए कह रहा है तो 360 डेज ही लेने। कई बार क्वेश्चन में मेंशन करता है स्पेसिफिकली प्लीज अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, तो मां का सम्मत खा लेना धर्मेंद्र वाली, मां छोड़ेगा नहीं किसी को है, तो प्लीज। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन निकल कर आ गई। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इक्वेशन, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट मेरे पास है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, या मैं बोल सकता हूं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो आप देख रहे होंगे भाई टर्नओवर के अलग अलग मतलब निकल कर आ रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को टर्नओवर कहा गया है, अभी डेटर टर्नओवर रेशियो में देखा तो क्रेडिट सेल को टर्नओवर कहा गया है, और क्रेडिटर से लिंक क्या आ गया सर, क्रेडिटर से लिंक आ गया नेट क्रेडिट परचेसेस, नेट क्रेडिट परचेसेस। तो यहां पर टर्नओवर किसे कहा गया है, क्रेडिट परचेसेस को, अपॉन एवरेज। सेम फार्मूले हैं, बस अब डेटर की जगह पर क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल की जगह पर क्या आ जाएगा, या डेटर की जगह पर क्या आ जाएगा, ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर। तो सेम इक्वेशन बना लेते हैं भाई यहां भी। पहला वर्किंग नोट निकल कर आ गया, नेट क्रेडिट परचेज, सभी को पता है परचेसेस इक्वल टू व्हाट, टोटल परचेसेस इक्वल टू व्हाट सर, टोटल परचेसेस इक्वल टू कैश परचेसेस, कैश परचेसेस प्लस क्रेडिट परचेसेस। तो कैश परचेसेस प्लस क्रेडिट परचेसेस, और परचेज सभी को पता है एक और इक्वेशन में आ जाता है, और एक इक्वेशन में आ जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक छोटी सी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था उसमें, ओपनिंग स्टॉक पढ़ा था। कई बार आपसे यहां से भी परचेज कैलकुलेट कराएगा पहले, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या था, याद है? हाँ जी सर बिल्कुल याद है, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कई बार आपको परचेज के वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्वेशन की से कैलकुलेट करवा लेता है, तो नाराज मत हो जाना। दूसरा नोट हमारे पास निकल कर आ गया, एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल। तो एवरेज ट्रेड पेएबल सर बिल्कुल सेम फार्मूला, क्या, ओपनिंग ट्रेड पेएबल टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी, टीपी माने ट्रेड पेएबल, टीपी माने ट्रेड पेएबल, टीपी 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 शॉर्ट में बोल दिया मैंने इसको टीपी। तो सेम सेम, अगर ओपनिंग टीपी ना हो नो ओपनिंग टीपी, अगर ओपनिंग टीपी नहीं है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल नहीं है, ओपनिंग टीपी नहीं है, तो सर क्लोजिंग टीपी ही क्या हो जाएगा, सो क्लोजिंग टीपी इक्वल टू एवरेज, उसी को क्या मान लेंगे, एवरेज टीपी मान लेंगे,
ना हो हमारे पास, क्या ना हो, मेरे पास ओपनिंग टीपी नहीं था, ओपनिंग ट्रेड पेबल नहीं था, तो मैंने क्लोजिंग टीपी को ही एवरेज टीपी मान लिया, है ना। सेम वही वर्किंग नोट जो पुराना हमने अभी बनाया था। टीपी का मतलब तो सभी को क्लियर है। सर टीपी में क्या आएगा ये भी बता ही दो। बिल्कुल मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल ज्यादा याद रखते नहीं हैं। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल क्या आ जाएगा भाई टीपी में। ट्रेड पेबल में क्या क्या ले लिया हमने, क्रेडिटर्स ले लिया एंड बिल्स पेबल ले लिया। तो भाई डेटर से रिलेटेड था कलेक्शन पीरियड कि कितने समय में पैसे आ रहे हैं। क्रेडिटर से रिलेटेड क्या होगा, कितने टाइम में क्रेडिटर को पैसा दिया जा रहा है। तो एवरेज पेमेंट पीरियड, एक छोटा सा अलग से पॉइंट निकल कर आ जाता है, नोट्स बनाते रहिए। एवरेज पेमेंट पीरियड वही सेम 365 डेज, अगर डेज में कैलकुलेट कर रहे हो, मंथ्स में निकालना चाहते हो, अपॉन ट्रेड पेएबल। बस ज्यादा टाइम और नहीं लेंगे आपका भाई, सारी रेशियो समझा देंगे। नोट्स बनाने में देखिए टाइम लगता है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथी और लास्ट एक्टिविटी रेशियो हमारे पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहां पर आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सभी को पता है, नेट सेल्स को कहा गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताने की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल बता देता हूं, पहले वैसे सबको पता है भाई, खत्म हो गई। खत्म माने खत्म, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। पूरा पूरा लिखना है आपने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक बात बताना चाहता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर ना दिया हो, आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर ना दिया हो, इज नॉट गिवन, अगर ना दिया हो तो भाई तो क्या करेंगे, सो उस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉग्स को ही, मतलब कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम आरएफओ मान लेंगे। उस केस में मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू दी सेल्स, उसी को सेल्स मान लिया जाएगा। तो दिस अबाउट द ऑल इक्वेशंस, ऑल फार्मूलेज। आई होप सभी को समझ आया है। समझ आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर भी करें। एग्जाम आने वाले हैं तो सभी को ऑल दी बेस्ट, तैयारी करें अच्छे से सभी पेपर की भी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।